गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन आ गए सब लोगों के? यस सर। कुछ सुधार हो रहा है आपकी पढ़ाई में, मेंस राइटिंग में? हाँ जी, हाँ सर, पहले से हो रहा है। पहले से हो रहा है। कोई नहीं। आंसर राइटिंग का सबसे जो हार्ड कह सकते हैं, हार्ड कोर टाइम जो होता है, सबसे टफ टाइम होता है, वो यही होता है। यही का मतलब है जब आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो, है ना, आंसर राइटिंग शुरू करते हो और नेक्स्ट 15 डेज, ये सबसे ज्यादा कठिन समय होता है आंसर राइटिंग के लिए, सबसे ज्यादा। क्योंकि यस सर। और ये हर जगह होता है ना। जब आप जिम जाते हो तब भी यही 15 दिन बड़े खतरनाक होते हैं। 15 दिन में जिम जाना छोड़ देते हो, है ना, ठीक है। 15 दिन में आप कंप्यूटर सीखना छोड़ देते हो। 15 दिन में, 15 दिन में आप वॉकिंग छोड़ देते हो, ठीक है। मॉर्निंग वॉक जिसको आप कहते हैं, मॉर्निंग वॉक, वो इन्हीं दिन में छोड़ देते हो, है ना। कभी कभी कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाना सीखना हो तब भी इन्हीं दिन में छोड़ देते हो। तो स्टार्टिंग के जो 15 दिन है ना, वो बड़े ही खराब होते हैं किसी भी काम की शुरुआत करने के, बहुत ज्यादा खराब होते हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ काम है ना। ऐसे जब आप जिम जाना शुरू करते हो तो शुरू के आपको 8 दिन ठीक जाएगा, फिर थोड़ा बोलेंगे अरे छोड़ो, घर पे ले आते हैं। तो जिम जाने वालों में 98% जिम छोड़ देते हैं। वही चीज है, लोग जैसे कोई डिप्लोमा वाला कोर्स, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डांसिंग सीख रहा है, कोई टाइपिंग सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है, तो वो भी यही यही कोर्स छूट जाते हैं इसी समय। उसी तरह से मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है, 15 डेज तो चलेगा। मतलब 15 डेज अगर आपने ये सारे काम कंटिन्यू कर लिए, फिर आपके लाइफ के हैबिट बन जाएंगे, है ना। तो ये सच्चाई है। यस सर, हाँ, मेरे साथ हो चुका है। सबके साथ होता है, आपके साथ क्या, आपके साथ होता है। जिम, है ना, कितना लोग हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होते हैं सुबह सुबह, कुछ दिन रहते हैं फिर खत्म, है ना। और अक्सर होता है जिम के साथ, अक्सर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमने कल दिए थे, मैं आपको ये वही पेज खुल नहीं रहा था। यस, तो कहाँ से है ये? मंडे, ओके, आरबीआई, यहाँ से थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम पे क्या चक्कर है। अच्छा देखिए, पहला हमने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। एक तो हमने दिया था आरबीआई का, है ना, और दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता का, है ना, सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता का। सिंधु सभ्यता की निरंतरता। अच्छा हाँ, सिंधु सभ्यता की निरंतरता। ये जो निरंतरता जो टर्म है ना, उससे एक अच्छा और टर्म है जो यूपीएससी आपसे मेंस में पूछ सकता है, वो है उत्तरजीविता। अब निरंतरता को काट दीजिए, उत्तरजीविता करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता बताइए, उत्तरजीविता, है ना। निरंतरता, सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता या निरंतरता। तो ये 2 आपके क्वेश्चन थे। एक तो सिंपल क्वेश्चन वो था जो आरबीआई से था, शॉर्ट नोट पे लिखने की बात की थी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं आप लोगों ने क्या क्या किया है। अब किसका खुल रहा है ये, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? आज मुझे पहले टाइम नहीं मिल पाया खोलने का। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसमें।
अच्छा, आप लोगों ने एक तो गुड्डू ने भी क्वेश्चन लिखा। गुड्डू, आपने 2 क्वेश्चन लिखे, 1 लिखा है? सर 2 लिखे हैं। 2 लिखे हैं। अरे क्या बताएं, आज तो यस सर। हमने पहले से आज टाइम नहीं मिला थोड़ा सा। अब यहाँ से ये डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। जैसे ये मैं आपको यहाँ से ले रहा हूँ, स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ आपके। ये आपका ही क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से ये यस सर। डाउनलोड यहाँ से नहीं हो रहा है आज। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। पेज का सोर्स देखते हैं, तब देखें क्या हो रहा है। तो भी नहीं हो रहा। खैर, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सर गैलरी में नहीं दिखेगा क्या? हैं? गैलरी में? गैलरी? डॉक्यूमेंट में चले जाइए कंप्यूटर के, वहां मिल जाएगा आपको। हाँ, ये सही कह रहे हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कैसे अच्छा, यहाँ पे शायद हो सकता है ना। डॉक्यूमेंट फोल्डर बनता है ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम को, जो सेव करते हैं। अच्छा, नहीं इसमें ना वेटिंग फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ना। टेलीग्राम इंडियन है ना, तो भारी भरकम डेटा चाहिए इसको। देख रहे हो, ये चीज है। बाकी मैं फोन में खोल के देखता हूँ, अगर हो जाता है तो। क्वेश्चन तो आपके सामने हो तो वो ज्यादा अच्छा है। डेली खुल जाते तो मुझे लगा कि शायद हो ही जाएंगे। लगातार क्लास रहती है तो इसलिए ले नहीं पाया। एक मिनट से कोई नहीं, आपको स्क्रीन पर आप आ गए शायद। 1 मिनट बस, मैं इसको दोबारा से चालू करता हूँ पूरा। अच्छा, वैसे आपने जो उत्तर जीविता में क्या लिखा था वो तो हम देख ही लेंगे। तो बता सकते हैं उत्तर जीविता में क्या लिखा था? फॉर्मेट कुछ आइडिया है? क्यों? सर कांस्य युग ताम्र पाषाण काल से संबंधित लिखा था। हाँ। और नगर मतलब नगर और पक्के ईंट, धौलावीरा की सभ्यता और मतलब एकमात्र स्थल है। और मतलब ये सब लिखे हैं जैसे कि इस नगर की जो योजना थी ग्रिड प्रणाली पर आधारित भवन निर्माण के लिए। सर सिंधु सभ्यता आज के टाइम में कितना प्रासंगिक है, ये लिखना था। सर किसानों व्यापारियों से भी जुड़ा चीज है कि मतलब इस सभ्यता में किसानों व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसे इसे कृषि वाणिज्यिक सभ्यता भी कहते हैं। मतलब सर आपने निरंतरता का क्वेश्चन डाला था इसमें, तो उसके आधार पे ये तो उस आधार पे सर फिर तो कृषि वाणिज्यिक सभ्यता भी कहा जाएगा। और फिर फसल के मतलब जैसे इसमें फसल भी मैंने डाला, जैसे कपास, गेहूं, जौ फसल इत्यादि बड़े पैमाने पर उत्पादित करते थे। और पशुपालन से भी था सर, जो पशुपालन आज भी चल रहा है निरंतरता वाला। और आंतरिक व्यापार विकसित था इस काल में, महत्वपूर्ण पशु बिना गोबर वाले एक ठीक है, मैं सबके समझ आता हूँ, सही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो, एक चीज समझिए आप लोग कि अगर हमने सिंधु सभ्यता का टॉपिक दिया है और हमारे पास 2 ही टॉपिक है 1 घंटे के लिए, सिंधु सभ्यता और आरबीआई, ठीक है, 2 ही टॉपिक है। तो जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हम ये सोच रहे हैं कि सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बने वो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अभी लिखता हूँ। पहले तो ये समझाता हूँ ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता पे, और ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका आपको एक अलग से नोट्स बनाते रहना क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता पर सबसे पहले एक समझिए आप लोग, सबसे पहले वो आपसे बना सकता है कि सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन पर या इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। जो मैं अभी लिखा रहा हूं उसको लिखते रहिए, सिंधु घाटी सभ्यता पर शॉर्ट नोट। फिर मैं आपको एक पूछूंगा कि क्या है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है इसमें,
सिंधु सभ्यता एवं उसकी उत्तरजीविता। ठीक है, उत्तरजीविता। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, उसकी उत्तरजीविता। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता तथा उसकी निरंतरता। ठीक है, सिंधु सभ्यता तथा उसकी निरंतरता। और ये पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा ये है, सिंधु सभ्यता को, सिंधु सभ्यता की वर्तमान भारत को देन। ठीक है, देखो इसमें एक है इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट नोट इंग्लिश में लिख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स कंटिन्यूटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स कंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता एवं उसकी निरंतरता। इसको ये इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग है, मगर इंग्लिश में एक ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कंटिन्यूटी। इसकी और इसकी इंग्लिश सेम ही है। अब है इंडस सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंस फॉर प्रेजेंट इंडिया। इंडस सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंस फॉर द प्रेजेंट इंडिया, भारत के लिए क्या देन है। ठीक, उसकी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं विश्व सांस्कृतिक संबंध, है ना। इंडस सिविलाइजेशन एंड वर्ल्ड कल्चरल रिलेशन, वर्ल्ड कल्चरल रिलेशन, विश्व के सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द नेचुरल कल्चरल सिविलाइजेशन? डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, क्या आप सहमत हैं कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राकृतिक सांस्कृतिक सभ्यता थी, एक प्राकृतिक सांस्कृतिक सभ्यता थी, नेचुरल, एक प्राकृतिक संस्कृत सभ्यता थी, प्राकृतिक संस्कृत सभ्यता थी, संस्कृति सभ्यता थी, नेचुरल कल्चरल सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन समझिए। सिंधु सभ्यता पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सिंधु सभ्यता एवं उसकी उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का मतलब समझ लीजिए पहले यहाँ पे क्या है। उत्तरजीविता और निरंतरता से भी कंटेंट लिखा जाएगा। देखिए उत्तरजीविता का मतलब ध्यान से समझिएगा, अब आपने जो भी लिखा उसको हम देख लेंगे अभी, कि वो चीजें जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी और वैसी ही आज हमें दिखाई देती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो हमने चीजें देखी वैसी ही सेम टू सेम डिक्टो आज के समय हमें दिखाई देती हैं। इसको हम कहते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता, यानी सिंधु सभ्यता के बाद भी वो जीवित रहे, आज भी जीवित है। उत्तरजीविता हो गया। और सिंधु सभ्यता की निरंतरता, यानी वो कौन कौन से ऐसे तत्व थे, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे जो कंटिन्यू चलते रहे। सिंधु सभ्यता में भी हमने देखे, वैदिक काल में भी हमने देखे, मौर्य काल में भी हमने देखे, गुप्ता पीरियड में भी हमने देखे, आगे भी आज तक चल रहे हैं। तो ये और ये सेम इसका आंसर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आई सिंधु सभ्यता की भारत, सिंधु सभ्यता की वर्तमान भारत को देन।
अब इसमें देखो हमें क्या लिखना, ध्यान से समझना है इसमें, इसको इसको कहीं के नोट भी करते जाना। इस क्वेश्चन में क्या आएगा कि ये ऐसा भी आ सकता है, वर्तमान भारत पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव, है ना, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चाहे तो लिख सकते हैं वर्तमान भारत पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव, ठीक, इम्पैक्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन प्रेजेंट इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन प्रेजेंट इंडिया, वर्तमान भारत पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव। अब हमें ये देखना है, देखो यहाँ और यहाँ बहुत थोड़ी सी चीजें डिफरेंस है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो वर्तमान भारत ने सिंधु घाटी सभ्यता से ग्रहण की है। सिंधु, देखो ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 100% अलग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 90% सेम भी हो सकता है ना, ये बात ध्यान रखना, 90% सेम भी हो सकता है। ये क्वेश्चन किसी ईयर में आ सकता है, ये किसी ईयर में, ये किसी ईयर में, ये किसी ईयर में हो सकता है। 2020 में ये दे दे, 2021 में ये दे दे हिंदी में, 2024 में 22 में ये दे दे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंज करता है। वर्तमान भारत को दें, अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने वर्तमान भारत में है, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से ली है। बहुत सी बातें हैं, है ना। अब आपको क्या, अब आप कैसे समझ पाओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में चीजें कौन कौन सी थी जो आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं या जो हमने वहां से ग्रहण की है। सबसे पहली बात है कि हमने जो, अब आपको इसमें ना पूरा सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट बेस पे। सबसे पहला हमने ग्रहण किया कि जो भी हमारे नगर हैं, जो भी हमारी बस्ती है, वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर जल स्रोत है ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सेटलमेंट, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सेटलमेंट। सबसे पहली चीज हमने ये ग्रहण की है कि जहां पर जल उपलब्ध हो वहां पर बस्ती बनाई जानी चाहिए। पहली चीज हमने ये ग्रहण की है। जब हम मेंस लिखते हैं ना तो हमारी सैटेलाइट वाइज नजर होती है इस तरह से, टॉपिक यहाँ होता है, टॉपिक यहाँ होता है, हम यहाँ होते हैं, तब हमें जो जो चीजें वहां से लेनी होती हैं हम ले लेते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखी, क्या हमने वहां से सीखी, हमने सीखा कि कैसे नगरों को बनाया जाता है, नगरों की बनावट। नगरों की बनावट जो ये है ना, हमारे यहाँ नगरों की बनावट जो ये है ना, ये वाली, ये हमने वहीं से ली है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड की जो ग्रिड पद्धति है वो भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता से ग्रहण की है। पहली क्या है, जलीय संसाधनों के पास आवास, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट एंड देन नियर विद वाटर बॉडी। एंड सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ द सेटलमेंट, जो बस्तियों का संरचना हमने कैसी वहीं से ली है। उसके बाद जल निकासी, है ना, जल निकासी, जल की निकासी भी हमने ग्रहण की है, ठीक है, जल निकासी वहीं से ली है। स्नानागार, जो आज हम स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, है ना, बाथ टब जिसको कहते हैं, स्नानागार, ये भी हमने वहीं से लिए हैं, ठीक है। पक्की सड़कें का कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। लाल किला में आप देखोगे जाके तो पीछे की तरफ दरवाजा आज भी है। हमने अपने घरों में अक्सर देखा है पीछे की तरफ दरवाजा या घरों में खिड़कियां, ये हमने सब वहां से ली हैं। हवन यज्ञ, ये हमने वहां से लिए हैं। शिवलिंग की पूजा हमने वहां से ली है ना। तुलसी यानी वनस्पति की पूजा हमने वहां से ली है। गाय की पूजा, है ना, पशु पूजा हमने वहां से ली है, समझ गए। मूर्ति की पूजा हमने वहां से ली है। तो आप समझ सकते हो कितनी चीजें हैं जो सीधे सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से हमने ली हैं। तो ये निरंतरता
उत्तरजीविता में भी है, निरंतरता में भी है, और भारत के लिए क्या क्या देन है। हवन की पद्धति सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखी गई है ना, यज्ञनी वेदिका है ना। बहुत सी चीजें देखोगे आप, महिलाओं का श्रृंगार देखिए, ज्वेलरी वहां से हमने लिया है ना, मन के बनाने के कारखाने हमने वहां से लिए हैं, फ्रीडम ऑफ लेट फीमेल हमने वहां से ली है, महिलाओं की स्वतंत्रता। एक अगर महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं होती तो आपको जो स्टैचू वहां पे मिला है, जो डांसिंग गर्ल है, क्या वो डांस कर पाती? नहीं। डांसिंग गर्ल का मतलब, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि वहां महिलाओं को फ्रीडम भी है। वहां महिलाओं, मतलब जो डांसिंग गर्ल है उसके ऐसा नहीं है कोई दुपट्टा या कोई पर्दा है, नहीं है, उसका चेहरा खुला हुआ है, ज्वेलरी पहने हुए और और वो न्यूड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो न्यूड होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत डेवलप है, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जिस तरह से फाउंडेशन आज है वैसे नहीं है। मतलब जो वहां की लेडीज लिपस्टिक यूज करती हैं, सारी ज्वेलरी यूज करती हैं, डांस करती हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि महिलाओं का जो सम्मान है वो वहां पे है, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां से मिली हैं, है ना। जैसे स्टेडियम मिला है तो वो हमने वहां से, बंदरगाह मिल, मतलब आप इतनी चीजें मिलेंगी आज के समय में और वहां के समय में, सब कुछ मिलेगा, खाली मेट्रो और हवाई जहाज को छोड़ के। बोट हमने वहां से मिला है ना, पशुपालन हमने वहां से देखा है, तो ये चीज है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता एवं विश्व संस्कृति संबंध। अब इसमें हमें समझना है सिंधु सभ्यता एवं, अच्छा इसका, इसमें बता सकते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा? सिंधु सभ्यता एवं विश्व सांस्कृतिक संबंध। अब हमें पता क्या देखना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा, जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय और कौन सी सभ्यताएं थी उस समय, और कौन कौन सी सभ्यताएं थी, ठीक है। लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता। हाँ, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता, ठीक। अब वहां पे, अब मेसोपोटामिया में और चीन की सभ्यता में हमें उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में क्या समानता थी, क्या संबंध था? सर मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं सर। मंदिर मतलब धार्मिक स्थल मिलते हैं, है ये ना। सब धार्मिक स्थल, मतलब वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो मंदिर ही है ना। मंदिर जब आप बोलते हैं, हम लोग एक बात बहुत सावधानी से ध्यान रखना है हमें, जब हम मंदिर बोलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, कहीं ना कहीं हमारा यस सर। झुकाव ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की तरफ है। तो ध्यान रखिएगा बोलते और लिखते समय कि एक ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक स्थल है वो, सांस्कृतिक स्थल। और ये एनसीईआरटी भी बोल चुकी है कि कोई भी धार्मिक स्थल नहीं मिला है, ना वो हिंदू, ना बौद्ध, ना जैन, ना वो क्रिश्चियन, ना ईसाई, कोई भी नहीं। यस सर। मतलब सांस्कृतिक स्थल है, और सांस्कृतिक स्थल का मतलब किसी धर्म से नहीं होता है, सांस्कृतिक स्थल का मतलब किसी धर्म से नहीं होता है, ठीक है। वो एक अलग, मतलब जो हमारा दैनिक का रीति रिवाज होते हैं कि हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, हम भी करते चले आएंगे, ठीक है। तो एक रीति रिवाज है, ये चीज है। और दूसरी बात कि हमें मूर्ति पूजा मेसोपोटामिया में भी है, चीन में भी है और भारत में भी है, इंडस सिविलाइजेशन में। तो सांस्कृतिक स्थलों का मिलना सभी जगह है। और प्रकृति की पूजा मेसोपोटामिया में भी होती है और चीन में भी होती थी और भारत में भी होती है। प्रकृति पूजा का मतलब होता है जब हम किसी जानवर या किसी वनस्पति या प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य की पूजा करना, चंद्रमा की पूजा करना, माउंटेन की पूजा करना, है ना, तुलसी की पूजा करना,
बैल की पूजा, सॉरी जो सांड था वहां पे, ठीक है, उसकी पूजा करना। तो ये सब प्रकृति पूजा होती है, जहां पर कोई इंसान भगवान ना हो, जहां पर कोई इंसान भगवान ना हो। गाय की पूजा करते हैं, ये भगवान की पूजा नहीं, ये प्रकृति की पूजा है। तुलसी की पूजा, नीम की पूजा, पीपल की पूजा, पत्थर की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, ये भगवान की पूजा नहीं है, ये प्राकृतिक पूजा है कि हम नेचर को पूजते हैं। और नेचर को पूजने का कॉन्सेप्ट वहां मेसोपोटामिया में पहले से भी है। ठीक, तो ये इसको आप यहां से लिखेंगे। और ये आपको नहीं लगता कि बहुत टफ नहीं है? ये सारी चीजें 7th क्लास में, 8 में और 12th में यस है, सर, एनसीईआरटी सब दी हुई यस है। सर। मैंने क्या बोला, सिलेबस यहाँ पर है और आप यहाँ पर हैं, चीजों को उठाना है। जैसे मैंने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यताओं को, महिलाओं को दिखाना है, तो महिलाओं को शक्तिशाली दिखाना है, या महिलाओं को आधुनिक दिखाना है, या महिलाओं को संपन्न दिखाना है, तो आप उन चीजों को उठा लोगे, क्या क्या, जो उनको मजबूत बनाती है ना, ये चीजें हैं। और आपको समझना है कि हमने बार बार बोला है कि किचन एक ही है, खाना अलग अलग बनता है, स्वाद अलग अलग बनता है। तो वही चीज है, यस सर। क्या चीज किस में डाली जाए, सब हमारे पास है। उसके बाद है, क्या आप सहमत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राकृतिक सांस्कृतिक सभ्यता है? क्या आप सहमत हैं? क्यों? अगर पहली बात तो जैसे इसमें लिखना हो, क्या आप सहमत हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राकृतिक सांस्कृतिक सभ्यता है। तो पहली बात इसमें थोड़ा सा प्रस्तावना लिख देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से है ना ये। और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राकृतिक सभ्यता है और इसे हम निम्न प्रकार से प्राकृतिक सभ्यता कह सकते हैं, प्राकृतिक सभ्यता कह सकते हैं। अब आप अपने विचार व्यक्त करोगे। अब प्राकृतिक संस्कृति सभ्यता है, इसमें कौन कौन सी बातें जस्ट हमने अभी बताई हैं। वहां पर एक सींग वाले गैड़े की पूजा होती है, बिल्कुल होती यस है। सर। तो पहला लिखेंगे, इस सभ्यता में प्राकृतिक संस्कृति होने का सबसे पहला प्रमाण है एक सींग वाले गैड़े की पूजा करना, उसके बाद वनस्पति की पूजा करना, उसके बाद सूर्य की पूजा करना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जो अग्नि वेदिकाएं हैं उनके माध्यम से पूजा करना। अग्नि वेदिकाएं भगवान की पूजा करना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। वहां पर फिर दूसरा लिखेंगे, किसी भी प्रकार के भगवान की मूर्ति का ना मिलना। हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, लेकिन वहां किसी भगवान की मूर्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। देखो बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है हिस्ट्री भी, अगर आप उसको वास्तव में समझते हो। यज्ञ करते हैं लोग, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में तो वास्तव में यज्ञ को समझता है, वास्तव में यज्ञ को समझता है, वो कभी ब्राह्मण धर्म का नहीं हो सकता, कभी भी ब्राह्मण धर्म का यज्ञ जो है ना, वो ब्राह्मण धर्म में है ही नहीं। सच बताएं तो थोड़ा समझिए इसको कैसे। यज्ञ की शुरुआत कब होती है? 1500 से 1000 के बीच में, यही होती है वैदिक काल में। और वैदिक काल में जो यज्ञ किए जाते हैं उनका 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 प्रयोजन समझिए, आप लोग उनका पर्पस समझिए। ठीक, बादल जब बारिश नहीं होती थी, ठीक है, तूफान आते थे, गरज, बादल कड़कते थे, बिजली चमकती थी, इनसे क्या होता था, जो हमारे वैदिक काल के आर्य थे, यानी 1500 से 1000 के जो आर्य लोग थे, यानी हम सब लोग थे, उस समय बादल का कड़कना, बिजली का चमकना, बारिश अधिक होना, बारिश का ना होना, आंधी का चलना, तूफान का आना, ये सब क्या माना जाता था? प्राकृतिक घटना है।
अब यहां से जोड़िएगा। अब जो उन्होंने ये सोचा कि जो बादल बारिश हो रही है, ये भी बादल का कोई भगवान है, बादल कोई भगवान है, वर्षा कोई शक्ति है, बिजली कोई शक्ति है ना, आग कोई शक्ति है, आग का लग जाना, या तूफान आंधी कोई शक्ति है। तो इन शक्तियों को, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे, इन शक्तियों को खुश करने के लिए, इन शक्तियों को मनाने के लिए सबसे पहले यज्ञ किया गया कि ये जो बारिश होती है वो ऊपर से आती है, बारिश होती है वो ऊपर से आती है, बिजली चमकती है ऊपर से चमकती है, ओलावृष्टि होती है ऊपर से होती है, आंधी तूफान आता है ऊपर से आता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम यज्ञ करेंगे तो जो ऊपर की शक्तियां हैं, शक्तियां कौन है? बादल क्या है? प्रकृति है। वर्षा क्या है? प्रकृति है। आंधी तूफान प्रकृति है। तो सबसे पहले जो यज्ञ किया गया था वो प्रकृति को मनाने के लिए किया गया था, प्रकृति को खुश करने के लिए किया गया था। तो यज्ञ भी प्रकृति पूजा का ही रूप है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया, तो उन्होंने कहा वर्षा प्रकृति है, लेकिन वर्षा को उन्होंने जोड़ दिया, एक देवता है जो वर्षा को नियंत्रित करता है, उसका नाम रख दिया गया इंद्र, है ना। आंधी तूफान घटना है, लेकिन इसको भी नियंत्रित करता है, उसका नाम रख दिया गया पवन, पवन पुत्र या वायु जो भी कह सकते हैं। आग, जो आग लगती है पहाड़ों में या वनों में, उसका भी देवता रख दिया गया अग्नि। तो उस तरह से देवता करण हो गया इनका, ठीक। अब ये कैसे हुआ वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो वास्तविक है, जो हवन है, वो एक प्राकृतिक पूजा का रूप है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। उन्होंने हवन कभी या आर्यों ने विष्णु के लिए नहीं किया, कभी हवन उन्होंने गणेश जी के लिए नहीं किया। हवन उन्होंने किया था जो उनकी फसलों को बर्बाद करता था। कौन? अधिक बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवा, आग का जलना, इसके लिए उन्होंने यज्ञ किए थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। कभी आप लोग सोसाइटी में, हमारे आसपास लोगों में देखते हो, आप लोगों ने आर्य समाज सुना होगा, आर्य समाजी लोग होते हैं। तो आर्य समाजी लोग हमेशा इनका विरोध करते हैं, जो हमारे ब्राह्मण धर्म में हिंदू देवी देवता जो हैं, इनका हमेशा वो विरोध करते हैं। तो जब शुरू में हमने भी नहीं समझा कि यार ये कैसे हो, ये कैसा आदमी है। तो मेरे भी एक पड़ोस में थे, वो आर्य समाजी थे, वो जब भी आते, आर्य समाज तो वो राजा राममोहन राय ने जो आर्य समाजी जो हैं वो लोग हैं जो आर्यों को मानते हैं, ठीक है। कायदे में तो हम सब आर्य हैं, है ना, लेकिन वो जो ब्राह्मण धर्म की जो परंपराएं हैं उसका विरोध करते थे। तो जब भी आते थे किसी न किसी लड़ बैठते थे वो की बात। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर जहाँ 100 बैठे हुए हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं, देवता पूजा करते हैं, और कोई आके बोलेगा ये ढोंग है, तो लड़ाई तो जाहिर सी बात है होना ही है। तो जब भी आते थे किसी भिड़ जाते थे वो, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, उनसे ही पूछा, हालांकि जानकारी उनको भी उतना नहीं थी, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि ये जो वास्तव में जो विरोध कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो यज्ञ मानते हैं ये प्रकृति से जोड़ते हैं, और जो आज का ब्राह्मण धर्म है वो देवी देवताओं से जोड़ता है। तो यहीं पर एक बीच में गैप हो जाता है। जो आर्य समाज जो लोग हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। कहां पर? 1000 BC तक। अब 1000 के बाद जो चेंजेस हुए हैं वो फिर उसमें कन्वर्ट हुए हैं। तो ये चीजें हैं। तो कभी आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता प्राकृतिक संस्कृति है कि नहीं, हमने डिस्कशन इसलिए किया इतना सारा, क्योंकि आप जब आप इस क्वेश्चन में लिखोगे ना यज्ञ एक प्रकृति पूजा कैसे है, तो हमने बताया कि जो 1500 से 1000 तक जो यज्ञ होते थे वो भी प्रकृति पूजा के ही थे। प्रारंभ में आर्यों को नहीं पता था कि कौन विष्णु है, कौन शंकर है, कौन हनुमान जी है। उसके बाद ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई और वो एक अलग कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इनको आप आसानी से लिख सकते हो।
अब यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ सौरभ, नो सर, कोई डाउट नहीं है। है ना? अब बताओ हिस्ट्री, यस सर। अब हिस्ट्री लगता है आपको साइंटिफिक? नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक है, बस समझिए यस सर। आप इसको। सर फैक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सर, कोई आपको अपना जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट करना है। और जब आप कॉन्सेप्ट कर, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी ना आपको, ये चीजें। यस सर। और तो अच्छा ये बताइए आप लोग, यहाँ तक जो क्वेश्चन हो गए हैं, उसके बाद एक चीजें बाकी इतने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कुछ और दे रहा हूं, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिए सारे? यस सर, कर लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक उसमें क्वेश्चन मैंने दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो इस पे क्या लिखना है जी, बताएं। सर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्या थी, पूरा डिटेल लिखना है इसका यहाँ, पूरा मुझे डिटेल, क्या क्या मिला यहाँ से। और ये लिखना 100 वर्ड में है। यस सर। ठीक है, ये 100 वर्ड में यस लिखना है। सर। सर प्राथमिक क्षेत्र से संलग्न थे वहाँ के व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र में कार्य करते थे, ऐसे देखिए, लिंक करके करना है सर। देखिए वर्ड समझिए, कम सुनिए, हाँ देखिए, जब भी हमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, ये काफी टफ क्वेश्चन होता है। टफ इसलिए नहीं होता कि इसमें बहुत गहराई में जाना है, नहीं, आसान चीजें मुश्किल होती हैं, मुश्किल तो आसान होती है। अब इसमें देखो क्या है, देखो समझिए, ठीक है, शॉर्ट नोट का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें किसी को बताना है। जैसे मान लीजिए इसमें नैना है, नैना ने कॉमर्स किया है, नैना को हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है, तो हमें नैना को समझाना है कि क्या है सिंधु घाटी, या किसी को भी हमें समझाना है। मैं कह रहा हूं कि कैसे आपको शॉर्ट नोट लिखना चाहिए, कि आप ये मान लीजिए कि सामने वाला हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं है, या जिस पर भी आप सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं शॉर्ट नोट, वो उस बैकग्राउंड का नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले पैराग्राफ में हमें लिखना पड़ेगा सिंधु सभ्यता क्या है। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या है, व्हाट इज द इंडस सिविलाइजेशन, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या लिखना है, एक तो उसका परिचय लिखना है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। दूसरी चीज हमें ये मेंशन करना है कि अब इसमें क्या लिखोगे बताओ गुड्डू, क्या होगा इसमें, सिंधु सभ्यता में लिखना पड़े क्या है तो क्या बोलोगे, बताओ गुड्डू कुमार। सिंधु सभ्यता में सर लिखेंगे यही कि नदी नाल होती है सर, और सभ्यता मोहनजोदारो से जुड़ता है सर सिंधु सभ्यता, और सर उसका लंबाई है 8000 के करीब में। और सिंधु सभ्यता के कारण यही है सर कि दिक्कत हो रही है सर बोलने में तनी हमको सर। बताओ और कोई बताए, अर्चना पांडे आप बताइए, बोलना ही तो है। आप ईयरफोन निकाल दीजिए, अगर ईयरफोन लगा है तो, शायद ईयरफोन दिक्कत हो रही है। ईयरफोन लगा है क्या?